सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। हम लोग अभी तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर चुके हैं स्टैट्स में। आज हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे स्टैट्स का, दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में अपने को क्या जान पता है और क्या अपने जानते हैं वो देखते हैं। अगर आप इको पढ़े हो 11 12 में, तो मैथ्स नहीं भी पढ़े हो तो 11 12 में इको में इसके बारे में अपने पढ़ चुके रहते हैं। फिर भी ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अपने को कुछ नहीं आता है, वहीं से अपने स्टार्ट करते हैं। तो सर कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन को सर अगर अपने डेफिनेशन वाइज बोले ना, तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। एक सेकेंड। तो कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या है? देखते हैं डेफिनेशन है कोरिलेशन का। डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? सर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? एक सेकेंड। तो सर अपने को डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब वापस एक बार समझ अपने कि सपोज अपने पास मार्क्स इन मैथ्स है फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और सर अपने पास मार्क्स इन इको भी है। हाँ, तो आप लोग मैथ्स भी दे रहे हो, इको भी दे रहे हो, और अपने इसका मार्क्स के बीच का कोरिलेशन निकाल रहे हैं। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि मैथ्स मैथ्स का मार्क्स बढ़ रहा है और साथ साथ इको का मार्क्स भी बढ़ रहा है। अगर मैथ्स का मार्क्स बढ़ रहा है और इको का भी बढ़ रहा है, लेकिन रैंडम है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है, कभी ये ज़्यादा बढ़ रहा है और ये कम बढ़ रहा है। तो हम लोग अलग अलग स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि किसी का मैथ्स और इको का जब दो स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। इसका मतलब अगर एक का बढ़ रहा है और दूसरा साथ साथ घट रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसके बारे में हम लोग वापस देखेंगे मीनिंग क्या होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन का, ये समझ में आया? अगर पूरा स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है, मतलब जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ा, उसके बाद ये अगर डबल बढ़ा और ये भी डबल बढ़ा, तो उसका मतलब होता है मतलब पूरा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो ये हम लोग बाद में कैलकुलेट करना सीखेंगे, किसको परफेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं किसको परफेक्ट नेगेटिव बोलते हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो सर अपने को क्या पता है? अपने को एक चीज जानना है, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। दूसरा क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। सर जीरो कब होगा? जीरो मतलब पूरा रैंडम डेटा है, कभी इसका वैल्यू 100 है उसका भी 100 है, कभी एक में 100 है दूसरा में 0 है, कभी एक में 20 है दूसरा में 50 है, कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है, एकदम अजीब सा हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। क्लियर? मतलब आप समझ रहे हो कि अगर जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि जब दोनों बढ़ रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव, जब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो नेगेटिव। अगर दोनों ही घट रहे हैं तो सर उसको भी पॉजिटिव बोलते हैं। अगर ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है तो फिर से नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और रैंडम हो रहा है तो जीरो। नेक्स्ट क्या है? आर का अलग अलग वैल्यू पे हम लोग को अलग अलग चीज पता चलता है। आर इक्वल टू जीरो मतलब नो कोरिलेशन, आर इक्वल टू वन मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, आर इक्वल टू वन मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और आर इक्वल टू माइनस वन हुआ तो सर आर इक्वल टू माइनस वन होने से, आर इक्वल टू माइनस वन होने से क्या होगा? आर इक्वल टू माइनस वन होने से परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। समझे? अब सर आर अगर जीरो से वन के बीच में हुआ तो, आर अगर जीरो से वन के बीच में हुआ तो पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। और अगर आर सर माइनस वन से जीरो के बीच में हुआ तो सर नेगेटिव कोरिलेशन है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। पक्का समझ आया? तो हम लोग को अलग अलग टाइप का कोरिलेशन समझ में आ गया। अब क्या है, हम लोग दो तरीका से कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन। एक होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में
में ना अपने को स्कैटर डायग्राम से जानना है। ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखिए ग्राफिकल में अलग अलग तरह का ग्राफ हो सकता है। एक ग्राफ हो सकता है कि सब इस टाइप का ग्राफ है कि एक स्ट्रेट लाइन पे सारा डेटा, ये एक्स मार्क्स इन एक्स है, ये मार्क्स इन वाई है, मतलब एक्स और वाई को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे और ऐसा प्लॉट हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, और वो लेफ्ट हैंड में, जो लेफ्ट हैंड दिख रहा है अपने को, आप लोग देखो लेफ्ट हैंड में नीचे से राइट हैंड में ऊपर तक, लेफ्ट हैंड में नीचे से राइट हैंड में ऊपर तक जा रहा है, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो इसमें हम लोग का आर का वैल्यू 1 है, क्लियर। और अगर अपने देखे कि अपर लेफ्ट टू लोअर राइट जाए, हाँ मतलब एक बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या, आर का वैल्यू -1, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो ये दो ग्राफ है, इसको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ये हम लोग को ग्राफिकल मेथड के लिए स्कैटर डायग्राम चाहिए। स्कैटर डायग्राम मतलब एक्स और वाई का वैल्यू का जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट करते हैं और उससे देखते हैं। तो अगर ऐसा डेटा मिला तब ये है, और इसके बाद वाला डेटा मिला तो R-1 है। लेकिन सर अगर कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं मिल रहा, मतलब ऐसे स्कैटर्ड है डेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा, लेकिन कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब बहुत सारा डेटा है, लेकिन अपने को क्या दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मतलब लोअर लेफ्ट टू अपर राइट अगर जा रहा है। और अगर अपर लेफ्ट टू लोअर राइट जाएगा तो सर क्या होगा, ढंग से समझो, अगर ऐसा कोई बन रहा है तो सर यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा क्लस्टर्ड डेटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिव कोरिलेटेड, समझे, नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर सर नेगेटिव कोरिलेशन मतलब -1 से 0 के बीच में, समझे, जो 5 केस था वो ये हो गया, ये 0 से 1 के बीच वाला केस था, इसको हम लोग परफेक्टली नेगेटिव बोलते हैं ना, परफेक्ट नेगेटिव। और पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और सबसे पहले वाला में परफेक्ट पॉजिटिव होता था, परफेक्ट पॉजिटिव है ना, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये सब अपने को लिख लेना है, तो अपने को ये बेसिक समझ में आ गया। और पांचवा केस क्या था सर, अगर कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी कोरिलेशन नहीं है मतलब रैंडम जा रहा है, रैंडम जा रहा है मतलब सपोज करिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, कुछ अपने को लोअर लेफ्ट टू अपर राइट जा ही नहीं रहा है, या फिर समझिए ये एलिप्टिकल शेप ले लिया, ऐसा सर्कुलर शेप ले लिया, ये सब में आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो हम लोग को सारा केसेस समझ में आ गया कि कब आर का वैल्यू ग्राफ से पता चल जाएगा, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब 1 है, कब -1 है, कब 0 है, समझ रहे हो। तो ये सब केस हो गया अपना स्कैटर डायग्राम से जानने का। लेकिन इससे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट कर सकते, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ग्राफिकल मेथड नहीं चाहिएगा, उसके बाद हम लोग को अलग मेथड चाहिएगा नॉन ग्राफिकल में। नॉन ग्राफिकल में 3 तरह का हम लोग को कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ना है। पहला है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन क्या करता है, डिग्री बता देता है कि कितना ज्यादा कोरिलेटेड है। देखो ग्राफिकल मेथड से सिर्फ 1 और -1 और 0 अपने को दिख जाता है, 1 और -1 दिख जाता है, 0 भी पूरा प्रॉपर्ली नहीं दिखता ग्राफ से, 1 और -1 बहुत प्रॉपर्ली दिखता है। लेकिन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू है वो भी हम लोग निकालता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये निकालने के लिए ना सर अपने को 3 चीज निकालना होता है। एक निकालना होता है कोवेरियंस एक्स वाई, एक निकालना पड़ता है सर अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, और एक अपने को निकालना होता है सर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ये तीनों चीज निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और कोवेरियंस एक्स वाई। तो सर कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, सर ढंग से समझिए, कोवेरियंस एक्स वाई का दो फॉर्मूला है, एक है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई एन। क्लियर है सर, शॉर्ट में अपने को लर्न करना है। और इसका एक और फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन
नहीं सॉरी, समेशन एक्स वाई बाई एन, एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, ये बेसिक चीज है। देखो सिग्मा एक्स जो है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, वो रूट ओवर वेरिएंस होता था। वेरिएंस अगर आपको ढंग से याद है तो वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन होता था, लास्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं, लेकिन उसका रूट ओवर। और इसी को सेकेंड फॉर्मूला से देखें तो वो हो जाता है समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूला में कैसा रिलेशन है वो समझेंगे। समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो आप लोग अपने आप ही लिख लोगे, क्योंकि सर एक्स का पता है तो वाई का तो अपने को पता ही है। तो सर देखिए अपने लर्न कैसे करें, अपने को ये फॉर्मूला तो लास्ट डे याद था, उससे ये फॉर्मूला कैसे लाए। सर स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था वापस ढंग से देखिए, वेरिएंस ऑफ एक्स था समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो इससे हम लोग कोवेरिएंस एक्स वाई कैसे निकालेंगे, इससे हम लोग को कोवेरिएंस एक्स वाई निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा एक्स वाई से, और समेशन एक्स बाई एन एक चीज है, समेशन वाई बाई एन एक चीज है। तो इसमें क्या था, ये एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो गया एक्स वाई से, और ये समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर है। इसको आप ढंग से देखोगे तो समेशन एक्स बाई एन दो बार है, तो एक को वाई से करना होगा। मतलब कोवेरिएंस एक्स वाई की जगह कोवेरिएंस एक्स एक्स होता तो वो वेरिएंस एक्स का ही फॉर्मूला बन जाता। समझ में आ रहा है, कोवेरिएंस दो वेरिएबल के बीच का होता है, वेरिएंस एक ही वेरिएबल का होता है। तो अपने को ये तो दिख गया है, इसके बाद अपने क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई समझ में आ गया, कोवेरिएंस समझ में आ गया, ये तीनों अगर अपने को निकालना आता है तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है कोवेरिएंस एक्स वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। बहुत जन ना सर बहुत सारा फॉर्मूला लिखाते हैं, पर अपने बहुत सारा फॉर्मूला आर का लर्न करने की जगह कोवेरिएंस का दो तो फॉर्मूला लर्न करेंगे और करस्पॉन्डिंगली वेरिएंस का भी दो फॉर्मूला लर्न करेंगे। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही बात है, वेरिएंस में बस रूट ओवर नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट ओवर होता है। एक बार आप ये दोनों को इंडिविजुअली निकालना सीख जाओगे तो आपको आर का फॉर्मूला पता चल जाएगा। सर आर का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। वेरी गुड। तो नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे कार्ल पियर्सन में, कि कार्ल पियर्सन में डायरेक्ट तरीका से लोग फॉर्मूला लिखते हैं, पर अपने वैसे नहीं निकालेंगे, अपने ऐसे ही निकालेंगे। इससे अपने को सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ है तो चल जाएगा, लेकिन आर का और भी फॉर्मूला है। आर का और फॉर्मूला क्या है सर, ये सब बाकी फॉर्मूला जो है वो रिग्रेशन पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे, फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो ये हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, बेस्ड ऑन रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये अपने रिग्रेशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग कोरिलेशन में आर निकालना सीख गए, ढंग से समझो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवेरिएंस एक्स वाई का ये दो फॉर्मूला और सिग्मा एक्स का ये दो फॉर्मूला, ये दोनों लर्न करना पड़ेगा, जब तक ये लर्न नहीं होगा नहीं चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको लर्न करना बहुत जरूरी है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। नेक्स्ट क्या है सर, कोरिलेशन डज, देख प्रॉपर्टीज क्या क्या है कोरिलेशन का, इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ स्केल, इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ स्केल, इसका मतलब इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ स्केल, मतलब प्लस माइनस करेंगे तो चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग हर डेटा में कोई नंबर, चेंज ऑफ स्केल से पहले चेंज ऑफ ओरिजिन लिखते हैं, स्केल बाद में लिखते हैं। इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ ओरिजिन, सो ये मार्कर हो गया, इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब प्लस माइनस कुछ भी करेंगे हर डेटा में कुछ चेंज नहीं होगा। सपोज एक्स और वाई के बीच में निकालना था, लेकिन वाई को अगर हम लोग +5 कर दिए सारा डेटा को, अब भी आप अगर एक्स और वाई +5 के बीच में निकालोगे तो सेम रहेगा। इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ स्केल ऑल्सो, विथ स्केल ऑल्सो, लेकिन इसमें बट विथ अ लिमिटेशन, बट विथ अ लिमिटेशन। वो लिमिटेशन क्या है वो हम बता दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल के संग पहले समझाते हैं, बाद में पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट लिखने से अच्छा तो पॉइंट तो आपको बहुत जगह दिखेगा, पर आप समझ लोगे अगर तो अपना थ्योरी भी आएगा तो अपने कर लेंगे।
व्हाट डज इट इम्प्लाई हियर? इट इम्प्लाइज दैट कि सर अपना ये जो स्केल, स्केल छोड़ो, ऐसे ग्राफ छोड़ो, अपने नॉर्मली देखते हैं। सपोज करिए सर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और इसके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.7 है। पक्का सर? तो अगर सर अपने को x और 3y+5 के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो सर अपने कैसे निकालेंगे? सर देखिए y में 5 ऐड हुआ और इनटू 3 भी हुआ है, तो भी ओरिजिन चेंज हुआ है, यहाँ चेंज हुआ, ये सेम ही रहेगा। अच्छा सर ये तो सेम रहेगा, लेकिन सर अगर 2x-4 कॉमा 7y-11 होता, तो दोनों में ही अगर चेंज होता, तो सर दोनों में स्केल और ओरिजिन चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी इसका कोरिलेशन सेम रहेगा। क्यों रहता है वो समझा रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करिए सर यहाँ पे 3-2x होता और यहाँ पे 4y-7 होता, तो उसका कोरिलेशन क्या आ जाता? सर उसका कोरिलेशन -0.7 हो जाता। तो स्केल जब चेंज हो रहा है, ऐसा कि दोनों का दोनों टर्म ही पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ या ना, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम रहता है। लेकिन दोनों का दोनों टर्म में जो मल्टीप्लाइड कोएफिशिएंट है, वो अगर एक का नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव है, तो स्केल में अगर स्केल नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, तो चेंज होता है। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव से कहाँ मल्टीप्लाई हुआ? वाई वाला नहीं हुआ, एक्स वाला तो हुआ। और अगर दोनों का दोनों ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता, तो वापस उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम हो जाता, तब मल्टीप्लाई नहीं होता। और दोनों पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो, दोनों नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम रहेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ, तो चेंज होगा। तो सिर्फ इतना ही चेंज होता है आर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है। मतलब आप समझो ये कहीं कहीं तो दो दो क्वेश्चन आ जाता है कोरिलेशन रिलेशन में, इस कंसेप्ट से खाली। तो चेंज ऑफ ओरिजिन से चेंज होगा, चेंज ऑफ स्केल से चेंज नहीं होगा, पर साइन की वजह से चेंज होगा। विद अ लिमिटेशन बेस्ड ऑन साइन इलस्ट्रेटेड एज बिलो। तो हम इसमें कुछ और थ्योरी नहीं लिखा रहे, आप ये इलस्ट्रेशंस देख के आप ये समझ जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं खाली इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको समझा दिया हूँ कि कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर लास्ट में देखेंगे, हम लोग सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं अभी। इसका क्वेश्चंस आप लोग अगर ऑलरेडी बना चुके हो एक बार, तो लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अपने को नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है सर? तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में इसी से क्वेश्चंस आता है। अगला है सर स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट में अपने को पढ़ना है, ये होता है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका नाम था एडवर्ड। एडवर्ड भूल भी जाओ तो चलेगा, स्पीयरमैन याद रहना चाहिए। एडवर्ड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो सर ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? जैसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते थे, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये दो सब्जेक्ट का ना, या दो अलग अलग वेरिएबल का एब्सोल्यूट डेटा के बीच में नहीं, दोनों के रैंकिंग के बीच का कोरिलेशन निकाल रहा है। जो हम लोग बेसिकली देखते हैं, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम में हम लोग को रैंक चाहिए रहता है, हम लोग को एब्सोल्यूट मार्क्स ज्यादा नहीं चाहिए रहता है। तो दोनों का रैंक के बीच में क्या कोरिलेशन है वो देख रहे हैं। तो वो देखने के लिए एक फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाई n³ - n। ये सबसे पहले फॉर्मूला होता है इसमें। और सर इसमें डी क्या होता है सर? इसमें डी होता है डिफरेंस ऑफ टू रैंक्स। डिफरेंस ऑफ टू रैंक्स। सर डिफरेंस ऑफ टू रैंक्स होता है, ये तो समझ में आ गया। फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये जब है फॉर नॉन टाइड रैंक्स, फॉर नॉन टाइड रैंक्स, इसका हम एक एग्जांपल के संग आप लोग को दिखा देते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए सर अपने पास एक डेटा है कि रैंक ही दिया हुआ है डायरेक्टली, रैंक इन एक्स, रैंक इन वाई। तो कैसे करेंगे? सपोज इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, और इसमें रैंक है 4 3 2 5 1। क्लियर? तो इस टाइप का अपने पास रैंकिंग है। अब अपने को इसका रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए अपने को एक कॉलम निकालना होगा डी, विच इज डिफरेंस ऑफ टू रैंक्स। रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई क्या हो जा रहा है इस केस में सर? -3 -1 -1
नहीं, +1 ऐसे प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि खाली डिफरेंस बोल रहे हैं। अब अपने को डी स्क्वायर निकालना है। अब प्लस माइनस ले भी लो तो स्क्वायर करोगे तो वो गायब हो जाएगा। तो हम लोग डी और डी स्क्वायर निकालें। डी और डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 91109। अब इसका अपने को रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए अपन को क्या करना होगा सर, समेशन डी स्क्वायर चाहिएगा। समेशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है, इसका सम 20। अब फॉर्मूला में डाल देना है 1 - 6 × 20। बहुत जन होल में ब्रैकेट डाल दे रहे हैं, तो ध्यान रखना ये 1 - अलग से होता है। n³ - n कितना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 था। तो 5³ - 5, 5³ - 5 कितना होता है सर, 1 - 120/120। क्या हो गया सर, 1 - 1 0। तो इसका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन दिस केस अपना क्या आ गया सर, 0 आ गया। तो ऐसा क्यों आया सर, ऐसा क्यों आया, क्योंकि सर 0 आने का मेन रीजन तो यही है कि देखिए आप अगर देख रहे हो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ बढ़ रहा था, यहाँ घट रहा था। फिर ये बढ़ा लेकिन ये वापस बढ़ गया, फिर ये घटा, ये बहुत ज्यादा घट गया। तो रैंडम हो गया ना, जब रैंडम हो गया तो अपने को 0 मिल गया। तो ये सिंपल तरीका था, आप यहाँ से अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो, उसका वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में आता है। क्लियर है। पर सर टाइड रैंक क्या होता है, सर टाइड रैंक के लिए क्या होता है ये सेम चीज, टाइड रैंक के लिए अपने कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो अपने को याद रखना ही है। टाइड रैंक में थोड़ा ज्यादा नाटक हुआ है। अपने पास सपोज करो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स है, एक में 25 आया, एक में 30 आया, एक में 32 आया। रुको मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देख के दे देता हूँ। एक अच्छा एग्जाम्पल देख के दे दे रहा हूँ। एक मिनट मैं दे रहा हूँ आप लोग को, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे एक तो अच्छा सा, मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं देना चाह रहा हूँ। देखो टाइड रैंक में यही मार्क्स है, मैं मार्क्स थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ। ये जर्ज एक्स मार्क्स दिया है, एक जर्ज वाई दिया है, दोनों के बीच का कोरिलेशन निकालना है। एक का मार्क्स है 20, एक का मार्क्स है 22, एक का मार्क्स है 28, एक का मार्क्स है 23, एक का मार्क्स है 30, एक का मार्क्स है 30, एक का मार्क्स है 23, एक का मार्क्स है 24। बेटा टाइड नहीं होता तो अलग तरीका से किया जाता है। तो भी अपने को जब मार्क्स दिया रहता है तो पहले रैंक निकालना पड़ता है। यहाँ पे भी हम लोग रैंक निकालेंगे, प्लस यहाँ पे टाइड है। टाइड है तो थोड़ा अलग टाइप से करना पड़ेगा, 25, 26, 27, 32, 30। तो अपना रैंक इन एक्स क्या हो जाएगा सर, रैंक इन एक्स हो जाएगा, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका आया है सर, सर हाईएस्ट मार्क्स इन दोनों का है। तो जो दो जन के बीच में टाई है वो कौन सा रैंक के थे, फर्स्ट और सेकंड के थे। तो जब टाई है ना, दोनों को आपको एवरेज रैंक देना है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में टाई है, मतलब आपको दोनों को 1.5 देना है। इसको भी 1.5 दे दो, इसको भी 1.5 दे दो। क्लियर। इसके बाद सर क्या फर्स्ट सेकंड में तो टाई हो गया, थर्ड किसको देना है, सर थर्ड इसको देना है। सर फोर्थ किसको देना है, सर इसको देना है। सर फिफ्थ और सिक्स्थ वापस टाई है, फिफ्थ और सिक्स के बीच में वापस टाई है, फिफ्थ और सिक्स के बीच में वापस टाई है, तो अपने इसको क्या दे देंगे, बताइए क्या है। हम लोग वापस ढंग से देख रहे हैं, 1 2 3 4, फिफ्थ और सिक्स के बीच में टाई है, फिफ्थ और सिक्स के बीच में टाई है, तो हम लोग क्या दे देंगे इसको, बताइए सर। क्या रैंक देंगे,
5 और 5.5 5.5 क्लियर, दोनों का एवरेज, तो ये भी 5.5 ये भी 5.5। ठीक है, अब ये अपना हो गया 7th, ये अपना हो गया 8th, ये रैंक के नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट अपन को क्या बनाना है, सब कुछ मिट गया, ये वापस एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ 5.5, यहाँ 5.5 और क्या आता है यहाँ 7, यहाँ 8। रैंक ऑफ वाई क्या हो जाएगा सर, रैंक ऑफ वाई हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट देना, यहाँ पे फर्स्ट ये है, यहाँ पे सेकंड कौन सा है, यहाँ पे सेकंड ये है, यहाँ पे थर्ड ये है, यहाँ पे फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, और ये दोनों 7th और 8th है। 7th और 8th के बीच में टाई है, मतलब 0.5 हो गया। अब आपको डी निकालना है। डी क्या हो जाएगा सर, 5 माइनस 0.5 माइनस 4.5 माइनस 0.5 माइनस 3.5 माइनस 2.5, यहाँ पे 4.5, यहाँ 2, समीशन डी 0 आता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25.25 16.2 नहीं 20.25 0.25, कैलकुलेटर से कर सकते हो ये आप लोग, 12.25, ये आएगा 6.25, और ये लास्ट वाला आ जाएगा आपका, लास्ट वाला नहीं, ये भी 20.25, ये आ जाएगा 4। ठीक है, इन सबको जब आप ऐड करोगे, इन सब का समेशन होता है 88.5, इन सब का समेशन होता है 88.5। पर ये जो समेशन डी स्क्वायर है ना, इन केस ऑफ टाइड रैंक अपने को पहले रैंक में कैसे देना है वो तो है ही, और समेशन डी स्क्वायर को भी चेंज करना होगा। करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर निकालना होगा। करेक्टेड समेशन डी स्क्वायर हो जाएगा ओल्ड समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन टी क्यूब माइनस टी बाई 12। सर ये टी क्यूब माइनस टी बाई 12 क्या होता है, टी क्यूब माइनस टी बाई 12 में टी का वैल्यू वो डालना है जितने रैंक के बीच में टाई है। यहाँ कितनों के बीच में टाई है सर, यहाँ पे 2 के बीच में टाई है, तो 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12, फिर वापस 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12, क्योंकि वापस 2 के बीच में टाई था, किन 2 के बीच में, 23 और 23, सर फिर 2 के बीच में टाई था 24 और 24, इसलिए 3 बार अपने को 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12 डालना है। अगर 3 रैंक के बीच में टाई होता तो 3 क्यूब माइनस 3 बाई 12 डाल देता है, और सर 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12 का वैल्यू 0.5 होता है, तो सर ये 88.5 है, ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये 0.5 है, तो सर टोटल 90 आ गया अपना ये। तो अब आर का फॉर्मूला में आप डाल दोगे 1 माइनस 6 इंटू 90 बाई 8 क्यूब माइनस 8, तो 1 माइनस 540 बाई 512, तो इसको आप कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस 0.071 आ जाएगा, माइनस 0.071। नॉट टू डिफिकल्ट, बहुत आराम से अपने ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कैसे करना होता है डी, ये समझ में आया। जब रैंक दे रहे हैं तो टाइड में एवरेज रैंक देते हैं, सपोज 3 जन के बीच में टाइड है जिसका 4th 5th 6th रैंक है, तो तीनों को हम लोग 5 5 5 देंगे, और उसके बाद वाले को 7th, मतलब 4th 5th 6th का एवरेज क्या होता है 4 + 5 + 6 / 3, तो 5th 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 उसके बाद 7th, तो ये अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है कॉन्करेंट डेविएशन। सर कॉन्करेंट डेविएशन क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला होता है आर का प्लस माइनस √/2c माइनस, यहाँ अंदर वापस प्लस माइनस लिखा है, हम समझा दे रहे हैं क्या है। यहाँ पे अंदर अगर सपोज करिए 2c माइनस m/m पॉजिटिव है, बुक में ये लिखा हुआ है 2c माइनस m/m अगर पॉजिटिव है, हाँ, तो यहाँ पे सब फॉर्मूला में सब कुछ प्लस लेना है, ये भी प्लस ये भी प्लस। लेकिन 2c माइनस m/m अगर नेगेटिव है तो बेटा अगर यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते तो रूट के अंदर अनडिफाइन हो जाता है, तो नेगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर पॉजिटिव आता है, पर आंसर हमको माइनस ही चाहिए इसलिए बाहर माइनस लेते हैं। तो ये नेगेटिव हुआ तो सब नेगेटिव, ये पॉजिटिव हुआ तो सब पॉजिटिव, तो बेसिकली इसका साइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो जैसे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सी क्या है सर, सर अब यहाँ पे सी क्या है, सी है टोटल नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, या टोटल नंबर ऑफ, बेसिकली साइन चेंज बताएंगे हम लोग, किसका साइन चेंज वो भी देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज और कॉन्करेंट डेविएशंस। और m क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, m हो जाता है बेसिकली n-1,
टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग एक बहुत इजी एग्जांपल के संग देख सकते हैं। ये अपना इंस्टीट्यूट का मैट में भी है, आप लोग पहले ये कॉपी कर लो, मैं वो एग्जांपल आप लोग को फिर दिखाता हूँ। 1 मिनट दो, वो एग्जांपल दिखाऊंगा फिर। कॉपी हो गया बेटा? तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास ये कि यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, आपको प्राइस दिया हुआ है, आपको डिमांड दिया हुआ है। तो ईयर जो है वो तो ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब बस बताने के लिए कि कौन सा ईयर का बात है। तो हम लोग फर्स्ट ईयर मान लेते हैं। फर्स्ट ईयर में प्राइस 25 था, डिमांड 35 था। ऐसे करके मेरे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ ईयर तक का ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसमें था 25, 28, 30, 30 के बाद 23, 35, 38, 39, 42 और डिमांड दिया हुआ है 35, 34, 35, 30, 29। अपने को कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन निकालना है 28, 26, 23। सबसे इजी यही है, कॉन्करेंट डेविएशन कैलकुलेट करना सबसे इजी होता है। क्यों सर? अपने को खाली देखना है कि साइन ऑफ डेविएशन, साइन ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। और साइन ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, साइन ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, ये दो कॉलम बनाना है। सर ये दो कॉलम कैसे बनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम नहीं, इस केस में हम लोग रो बना दिए। अगर हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो कॉलम में लिखते हैं, लेकिन हम लोग वापस कॉपी करने की जगह इसी में सॉल्व करेंगे। तो सर क्या साइन होता है? साइन मतलब यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? सर पॉजिटिव हो रहा है। तो पहला वाला में कोई रेफरेंस नहीं था तो पहला वाला ब्लैंक रह जाता है, ये पॉजिटिव है। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है। ये घट रहा है तो ये माइनस, ये बढ़ रहा है तो ये प्लस, ये भी बढ़ रहा है तो ये प्लस, ये भी बढ़ रहा है तो ये प्लस, ये भी बढ़ रहा है तो ये प्लस। समझे भाई? ये घट रहा है तो माइनस, ये बढ़ रहा है तो प्लस, ये माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस। समझे? इसीलिए हम लोग बोलते हैं एम जो होता है ना वो एक कम होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना है उससे कम पेयर ऑफ साइंस मिलेगा। तो एम बेसिकली नंबर ऑफ पेयर ऑफ साइंस होता है। तो कितना है? 7 इन दिस केस। ईयर 8 था लेकिन एम का वैल्यू 7 है। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सी किसका साइन है? सर सी है प्रोडक्ट। हाँ, सी है, अपने को प्रोडक्ट निकला है। प्रोडक्ट ऑफ साइंस कितना है? प्रोडक्ट ऑफ साइंस कितना है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट में जो पॉजिटिव आएगा वो अपने को समझना है, सी वो होता है। प्रोडक्ट क्या है सर? इसका नेगेटिव। सर इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव। सर प्रोडक्ट में कितना पॉजिटिव आया है सर? 2। प्रोडक्ट में जितना पॉजिटिव आएगा वो अपना सी है। सर सी 2 आ गया और एम अपने को पता है 7 है। तो आर का वैल्यू अगर अपने ढंग से देखें तो 2c माइनस एम बाई एम था, फिर कुछ प्लस माइनस लेना रहता था और रूट ओवर के बाहर भी प्लस माइनस लेना रहता था। तो यहाँ पे क्या लेंगे वो अपने को देख के समझ में आ जाएगा। आप समझो ये वाला फॉर्मूला की जगह सिर्फ 2c माइनस एम बाई एम ही याद रखो। रूट ओवर 2c माइनस एम बाई एम हम लोग क्या ऐसे याद रखेंगे? सर रूट टू ओवर 2c माइनस एम बाई एम। बाई चांस अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको बाहर ले लेंगे। हम लोग रूल क्या करेंगे? अंदर नेगेटिव आया, अंदर नेगेटिव आया तो बाहर ले लेंगे, अंदर नेगेटिव नहीं आया तो बाहर नहीं लेंगे, आया तो बाहर ले लेंगे। सिंपल रूल है। क्लियर सर?
ये लोग जो प्लस माइनस बार बार लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि अंदर नेगेटिव आया तो बाहर ले ले भाई। वो करेक्ट नहीं होता मैथमेटिकली क्योंकि रूट के अंदर माइनस अनडिफाइन हो जाता है, बट फिर भी अपने इस फॉर्मूला में यही करता है। तो क्या है 4 - 7/7। सर अंदर -3 आ गया, तो सर अंदर -3 आता तो डिफाइन नहीं होता, करेक्ट आंसर हो जाएगा -3/7। उसी के लिए ये एडजस्टमेंट करने के लिए प्लस माइनस दिया हुआ है। तो यही आंसर है। अब आप 3/7 करो कैलकुलेटर में, उसका रूट ओवर करो, फिर 3/7 इक्वल टू दबाओ, फिर रूट ओवर दबाओ, आपको 0.654 आ जाएगा, तो -0.6546, ये आंसर। ये कैलकुलेटर से कर सकते हो आप, समझे बेटा? अबे हाँ ना। चलिए ठीक है, अज्यूमिंग अपने को ये समझ में आ गया, तो अपना बेसिक हो गया। लास्ट में सिर्फ 2 पॉइंट है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? ये कार्ल पियर्सन पे डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो ये है। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है 1 - r²। क्यों होता है, क्या होता है, कुछ नहीं जानना है। इससे ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं है। डिटर्मिनेशन पूछता है, नॉन डिटर्मिनेशन पूछता है। सर एक होता है r², सर एक होता है 1 - r²। इतना पढ़ने से हो जाएगा? हाँ सर, इससे आपको प्रीवियस 10 ईयर में 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब लास्ट 10 अटेम्प्ट खोलो, आपको 10 अटेम्प्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाएगा इन दोनों पे रिलेटेड। क्लियर? बहुत जन 1 - r का होल स्क्वायर बोल देता है, 1 - r का होल स्क्वायर नहीं, ये जो है इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके 1 - r² होता है। क्लियर? तो अपना कोरिलेशन तो हो गया। अब अपन देखेंगे रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है सर? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। देखिए रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, रिग्रेशन में हम लोग अभी तक कोरिलेशन में सिर्फ डिग्री ऑफ वो निकाल रहे थे। अभी रिग्रेशन से हम लोग दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं, जिससे एक वैल्यू फीड करके दूसरा वैल्यू भी निकाल पाते हैं अपने। क्लियर भाई? जैसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में क्या होता है, रिग्रेशन रिलेशन दो चीज के बीच का होता है। ये क्या हो गया, सॉरी, गलती से अपन, ये पता नहीं कुछ भी आ गया, एनीवे बंक करते हैं। नेक्स्ट क्या है सर अपना? रिग्रेशन। रिग्रेशन के बारे में क्या जानते हैं अपने? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अच्छा, एनालिसिस अगर निकाल रहे हैं अपने, तो अपने दो चीज निकालते हैं। रिग्रेशन y ऑन x होता है, इसमें x इंडिपेंडेंट होता है, मतलब x का वैल्यू डालते हैं और उससे y मिलता है। हाँ, तो y डिपेंडेंट हो गया। और सर अपना सेकंड है x ऑन y। x ऑन y में क्या करना होता है सर? y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, तो अपने को x ऑन y निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? by(x) इज इक्वल टू कोवेरियंस xy बाई वेरियंस x। क्लियर? bxy क्या होगा? कोवेरियंस ऑफ, ये होता है by(x) जो होता है ये अपना होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ऑफ y ऑन x। ये अपने को निकालना होगा। अपने सर कोवेरियंस निकालना सीख चुके हैं, अपने वेरियंस निकालना सीख चुके हैं, तो अपने को ये पहले से ही आता है। इसीलिए मैं बोला था आर का डायरेक्ट फॉर्मूला की जगह अगर अपने इसको ढंग से याद करेंगे ना, तो ये ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ भी काम आ जा रहा है। और ये क्या हो जाएगा? कोवेरियंस एक्स वाई बाई वेरियंस वाई। तो सर अपने को ये तो निकालना आता ही है। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। क्लियर है सर? तो बी वाई एक्स निकालना आ गया, बी एक्स वाई निकालना आ गया। क्यों? क्योंकि कोवेरियंस अपने को आता था और वेरियंस भी अपने को आता था। क्लियर? तो ये बेसिक अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने को क्या पता है सर? बी वाई एक्स का एक और फॉर्मूला है। सर बी वाई एक्स का एक और फॉर्मूला क्या है? आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। और सर बी एक्स वाई का, बी एक्स वाई का भी आर इंटू सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई।
आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन और ये थोड़ा रिलेटेड है। तो वो ऐसा रिलेशन होता है कि कोरिलेशन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो ऐसे निकालते हैं। थर्ड क्या है, अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया हुआ है, ऊपर अपने लिखे थे ना टू बी डिस्कस लेटर, तो वो आर का एक और फॉर्मूला ये होता है प्लस माइनस रूट ओवर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सर पॉजिटिव कब लेंगे? पॉजिटिव तब लेंगे जब बी वाई एक्स बी एक्स वाई बोथ पॉजिटिव है। व्हेन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर बोथ पॉजिटिव। और माइनस कब लेंगे? सर व्हेन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर बोथ नेगेटिव। और सर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो सर आ नहीं सकता। अगर आ गया मतलब हम लोग कुछ आर बोथ नेगेटिव में ये माइनस लेंगे। तो पॉजिटिव कब लेते हैं नेगेटिव कब लेते हैं ये अपने को क्लियर हो गया है। पर सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब लेंगे? सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी नहीं ले सकते, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर आप ले लियो मतलब गड़बड़ है, मतलब आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ की है। सेकेंड अपने को क्या समझ में आता है कि आर अगर ये है तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। और सर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई 1 से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता। क्लियर है सर? एक और रिलेशन है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये भी आप समझ सकते हो कि आर जो है वो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का एवरेज से छोटा होता है। ये अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का इनइक्वालिटी से प्रूव होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ये अपने लर्न कर लेंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे सर? अबे हाँ ना। सेकंड सर क्या होता है, एक और चीज है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालते कैसे? रिग्रेशन इक्वेशन निकालते कैसे? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, उसके लिए इक्वेशन है अपने को y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो बी वाई एक्स निकालना आता है और एक्स बार वाई बार क्या है यहाँ पे? एक्स बार है मीन ऑफ एक्स, वाई बार है मीन ऑफ वाई। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तुम लोग को एक्स बार वाई बार निकालना आ गया, उससे अपने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकाल सकते हैं। लेट से अपने को रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y चाहिए, तो वो कैसे निकाल सकते हैं सर? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि अपने को x और y दोनों दिया हुआ है, तो अपने ऐसे निकालेंगे। बी एक्स वाई क्या है अपने को पता है, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल टू नहीं इनटू है वो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है ये समझो कि y ऑन x कब यूज करते हैं। y ऑन x तब यूज करते हैं जब x का वैल्यू दिया और y निकालना है। x ऑन y तब यूज करते हैं जब y का वैल्यू दिया और x निकालना है। ठीक है भाई? बेटा हाँ ना। नेक्स्ट अपने को क्या है, एक और चीज रहता है सर कि अगर दो लाइन दिया हुआ है, मतलब ये तो टिपिकल हम लोग को निकालना आ गया, ये सब हम लोग को फॉर्मूला से तुरंत निकालना आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है जब अपने को दो लाइन दी है, लेट से 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। आपको बोल दिया इसमें से एक इक्वेशन है x ऑन y, एक है y ऑन x, और फाइंड द मीन। तो जब फाइंड द मीन बोलता है, दो पार्ट होता है फाइंड द मीन। तो फाइंड द मीन के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? सिंपली सॉल्व। सिंपली सॉल्व, सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा? ये टिपिकल क्वेश्चंस करा दे रहा हूं मैं। दोनों को ऐड कर देंगे सर, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा सर? 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक काम करिए इसको 13 कर देते, तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू सर आ गया -1, और x का वैल्यू -1 अगर पुट कर देंगे कोई भी क्वेश्चन में तो -2 प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। y का वैल्यू आ गया 3। देख भाई रैंडम क्वेश्चन लिया था, कितना अच्छा वैल्यूज आ गया। थोड़ा मैनिपुलेशन की है लेकिन ठीक है। समझ आया सर? ये तो हम लोग को कैसे क्वेश्चन आएगा कि दीज टू इक्वेशंस आर द इक्वेशंस ऑफ x on y and y on x are two regression equations, find the mean। लेकिन अगला क्वेश्चन आता है, सेम ही क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0।
इसमें से आइडेंटिफाई विच इज द इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड विच इज द इक्वेशन ऑफ x ऑन y. आइडेंटिफाई विच इज y ऑन x, विच इज x ऑन y एंड विच इज x ऑन y. ये बताना है कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y है. ये कैसे पता चलता है? हेंस फाइंड r, हेंस फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ये दो चीज है इस क्वेश्चन में. चलिए बताइए सर. देखिए इसमें क्या हम लोग मान लेते हैं, कोई भी एक को अज्यूम करते हैं. अज्यूम, अज्यूम एक लाइन y ऑन x है, एक लाइन x ऑन y है. सर कौन सा y ऑन x है? सर आपका जो इच्छा, आप इसको y ऑन x मान लो, सर इसको आप y x ऑन y मान लो. तो आपको क्या इसमें y को सब्जेक्ट बनाना है. y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7. तो y इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस 2/3, सॉरी क्या लिख रहे हैं, माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 7. क्लियर? बाई 3. यहाँ पे से x को सब्जेक्ट बनाना है तो 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 13, x इज इक्वल टू 4/3y प्लस 13/3. तो अपना x और y दोनों मिल गया. तो सर बी वाई एक्स जो है उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 2/3. सर बी एक्स वाई जो है उसका वैल्यू सर आ जाएगा. अब सर आप समझिए, यहाँ हम लोग गलती कर दिए, यहाँ हम ध्यान नहीं दिया था. पर यहाँ पे अगर इस टाइप से कर दे इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बी एक्स वाई का साइन उल्टा आ जा रहा है. उल्टा साइन नहीं आ सकता, तो इसको प्लस लेते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 4y. कुछ गलती लिख रहे हैं हम लोग. ये यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ही गलत लिख दिए थे. 3x प्लस 4y ऐसा मान लेते हैं. तो 4y प्लस 3x प्लस 13, 3x इज इक्वल टू, क्वेश्चन गलत लिख दिया था, तरीका जानना जरूरी है अपने को. अभी समझ आया, अपने ठीक कर दिया उसको. तो एक आ गया अपना माइनस 4/3. दोनों का साइन उल्टा नहीं आ सकता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर उल्टा आ गया मतलब हम लोग इक्वेशंस गलत लिखे हैं. दोस टू इक्वेशन कांट बी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x and y and y and on x simultaneously. तो इन दिस केस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई कितना हो जाएगा? सर आप करके देखो, 8/9 आ रहा है. अगर 1 से छोटा आ रहा है मतलब अजम्पशन करेक्ट है, मतलब अजम्पशन करेक्ट है. और एक बार आपको इसका वैल्यू मिल गया तो r का वैल्यू हो जाएगा √8/9. और अगर उल्टा आता तो वापस अपने को सेम चीज सॉल्व करना होता उल्टा मेथड से. इसको x ऑन y मानना पड़ता, इसको y ऑन x मानना पड़ता, उससे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना पड़ता और उसका प्रोडक्ट लेस देन 1 आ जाता, तो r का वैल्यू भी मिल जाता अपने को. क्लियर है सर? तो एक बार पॉज करके धीरे धीरे इस क्वेश्चन को वापस देख लो. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी. ये 11th-12 में बोर्ड में भी आता है. तो ये मतलब अगर रिस्पेक्टिव बोर्ड में, जब 11 में बोर्ड में था सिलेबस में तो आता था, अभी 12 में तो बोर्ड्स में है नहीं ये वाला, पर आ सकता है ये अपना. क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? बी वाई एक्स और बी यू वी के बीच का रिलेशन निकालना है. मतलब बी एक्स वाई और बी यू वी के बीच का रिलेशन निकालना है. समझिए, अगर ये है अपना, और बी वाई एक्स और बी वी यू के बीच का रिलेशन निकालना है, जहाँ पे u और v और y और x कुछ चेंज करके आया है. तो u अगर 3x प्लस 5 है और v अगर 3y माइनस 7 है तो या 8y माइनस 7 है मान ले, तो पहला बात तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओरिजिन की वजह से चेंज नहीं होता है. ओरिजिन की वजह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा. रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब बी यू वी और बी एक्स वाई का ओरिजिन की वजह से चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो मल्टीप्लाइड स्केल है उसकी वजह से होता है. जैसे बी यू वी इज इक्वल टू 3/8 इंटू बी एक्स वाई, मतलब x का ऊपर y का नीचे. समझे बेटा? और बी वी यू क्या हो जाएगा? 8/3 इंटू बी वाई एक्स. मतलब स्केल की वजह से चेंज होता है, इसकी वजह से चेंज नहीं होता है. क्लियर भाई? और 2-3 स्पेशल केसेस है लास्ट में जो अपने को जानना है कि सर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा. दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये कॉपी करिए, वेट कर रहा हूँ. सर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसके बीच का r 0 होता है, इससे थ्योरी आ जाता है. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर,
टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये बेसिक थ्योरीज है जो अपने को जानना है। सेकंड, जब y on x और x on y सेम हो जाता है, कोइंसिडेंट, व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब लाइन ऑफ y on x, लाइन ऑन x on y, ये दोनों एक ही है, यही लाइन y on x है, यही लाइन x on y है, तो सर r का वैल्यू 1 हो जाता है। व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट r का वैल्यू 1, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर r का वैल्यू 0। क्लियर सर? कोइंसिडेंट ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ही y on x है, ये वाला x on y है, दोनों ही लाइन नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही केस में r का वैल्यू 1 ही रहता है। तो अपने को क्या पता है सर कि r का वैल्यू 1 होता है। क्लियर? कोइंसिडेंट हो गया तो 1, और अगर परपेंडिकुलर हो गया तो 0। तो थ्योरी तो अपना सर इतना ही था, ये आप लोग ढंग से कॉपी करिए, मैं आप लोग को PYQ का क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ फिर। ओके, इसको कॉपी कर लो। हाँ, तो ये मैं क्वेश्चन पेपर ही ले आया हूँ आज, तो आज अपने इस क्वेश्चन पेपर से ही देख लेंगे कि कैसे करना है। कॉपी हो गया होगा अज्यूमिंग, नहीं हुआ है तो आप लोग वापस एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। हम लोग सीधा क्वेश्चन पेपर देखते हैं अब। ये सितंबर अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन पेपर है, अपने एक स्टूडेंट का है जिनका क्लियर हो चुका है, तो अपन इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें कोरिलेशन का कितना क्वेश्चन आया था। मेरे हिसाब से 4-5 क्वेश्चन आया होगा पक्का, तो ढूंढते हैं अपने कहाँ है और फिर सॉल्व करेंगे। सर अपने को दिख रहा है कि कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 91 से है सर। फॉर अ ग्रुप ऑफ स्क्वायर्स स्टूडेंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मार्क्स इन रैंक्स फॉर मैथमेटिक्स। ये देख रहे हो क्या दिया हुआ है, आप लैंग्वेज समझो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स मार्क्स आर फाउंड टू बी 60 एंड which is 120 times the value of rank correlation coefficient। मतलब r जो समेशन डी स्क्वायर है उसका वैल्यू है 60, और ये जो 60 है ये 120 टाइम्स r है, तो सर r का वैल्यू 0.5 है। तो आपको r भी दिया हुआ है, समेशन डी स्क्वायर भी दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब n निकालना है। तो क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे दे सकते हैं ये समझ में आ रहा है? खाली इंग्लिश ठीक ठाक होना चाहिए अपना, अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो फिर तो आराम से कर ही सकते हो। r का वैल्यू 1 माइनस 6 इंटू 60 बाई एन क्यूब माइनस एन, तो सर अगर इसको यहाँ भेज दे तो 360 बाई एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 0.5। तो सर एन क्यूब माइनस एन का वैल्यू आ जा रहा है अपना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 360 बाई 0.5 मतलब 720। तो सर एन का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? सर अगर अपने को देख के समझ में आएगा तो वैल्यू पुटिंग से समझ में आ जाएगा, इनका वैल्यू 9 सेटिस्फाई कर रहा है। 9 का क्यूब 729 होता है, माइनस 9 करने से 720 आता है। तो इसके बाद सॉल्व नहीं करना है, इसके बाद ऑप्शन चेकिंग करना है। सर एन का वैल्यू 9 सेटिस्फाई कर रहा है। कितना जल्दी कर सकते हैं ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? इफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन दैट इज एन इंक्रीज ऑन द पार्ट ऑफ वन वेरिएबल इंट्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑन द पार्ट ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब पहला भी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, ये हम लोग क्या बोल रहे हैं? बताइए सर। दोनों सेम डायरेक्शन है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो उसके लिए क्या होता है सर? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है सर? नेक्स्ट, y ऑन x दिया हुआ है, by(x) दिया हुआ है सर, by(x) क्या है? -0.8, और सर mn के बीच का निकालना है। m क्या है? -3x + 10, और n क्या है? -2y/5 + 5, 25/5। m और n मिल गया अपने को, तो अपने को क्या पता है? अपने को निकालना है bnm। bnm हो जाएगा
y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है सर, मतलब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2/5 बाई -3 इंटू -0.8। समझ में आ रहा है भाई? तो ये -3 ऊपर चला गया, माइनस माइनस प्लस 6/5 इंटू 0.8 को अपने लिख सकते हैं 4/5, और बाहर एक माइनस रहेगा क्योंकि 3 तो माइनस है। 6 4 जा कितना होता है सर? सर 6 4 जा होता है 24। 24/25 कितना हो जाएगा सर? तो आंसर आ रहा है अपना -24/, ये अपने कैलकुलेशन एरर किए हैं सर। क्या एरर किए हैं? ये जो 3 है ये ऊपर नहीं जाएगा, ये 5 के संग मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि -2/5 बाई -3 था ना, तो ये बाई -3 मतलब इंटू 1/-3 इंटू -0.8। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 इंटू -0.8, 1.6/-15। 1.6/-15 अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस तो रहने दो, 1.6/15 ही कर लो, 0.106 आएगा और बाहर माइनस है ही, तो आंसर एक माइनस है तो -0.106 आ जा रहा है। एकदम सिंपल था ये, क्योंकि हम लोग ये स्केल वाला चीज अभी अभी पढ़े थे। देखिए अगर by(x) ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा कोएफिशिएंट क्या होगा? कैनॉट बी ग्रेटर देन 1। ये तो अपने को समझ में आ रहा है। अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा वाला कैनॉट बी ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों सर? क्योंकि अपने को पता है कि प्रोडक्ट 1 से छोटा है, तो अगर दोनों ही नंबर 1 से बड़ा हो जाता तो प्रोडक्ट तो 1 से छोटा नहीं हो पाता ना। तो प्रोडक्ट 1 से छोटा, ये भी हम वेरी इंपॉर्टेंट करके ऊपर लिखा है, तो ये भी अपना हो चुका है। तो अपने को 4 क्वेश्चन मिला, चारों हो गया। अच्छा पांचवा भी मिला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू रैंक्स, समेशन डी स्क्वायर दिया हुआ है ऑन 10 कैंडिडेट्स। अच्छा ये निकालना है, समेशन डी स्क्वायर निकालना है, n का वैल्यू 10 है, r का वैल्यू 0.8 है। अरे सर ये क्या फॉर्मूला, ये तो तुरंत हो जाएगा। 0.8 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर जो हम लोग को निकालना है बाई 10 क्यूब माइनस 10, 10 क्यूब माइनस 10 मतलब 990। तो सर 6 समेशन डी स्क्वायर बाई 990 हो जा रहा है सर 1 माइनस 0.8, इस साइड ले आओगे तो 0.2 हो जाएगा। सर 6 और 990 को काट दे तो, हाँ सर काट सकते हैं, 165 इंटू 0.2 कर देंगे तो सर 33। तो सर समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू 33 आ जा रहा है। देख मैं तो बिना कैलकुलेटर के कर लिया, तेरे पास कैलकुलेटर रहेगा तो तू कैलकुलेटर से भी कर सकता है। क्लियर बेटा? तो कैसे करना है अपने को, ये अपने को ये समझ में आ गया है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे 5 क्वेश्चन अपने को मिला, जो पांचों क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चंस अपने ढंग से करके आएंगे अगर, तो सब हाईली स्कोरिंग है। अभी तक अपने 4 लेक्चर देखे हैं, तो 4 लेक्चर मिला के मेरे को लगता है आपका 40 तो हो चुका है बेटा। 15 फाइनेंस में, 10 अपना परम्यूटेशन, ये 5-6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, फिर 10 से 15 मार्क्स था अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, फिर 5 से 6 मार्क्स था अपना कोरिलेशन में। तो बेटा ये देख के 40 मार्क्स हो चुका है, इससे ही अपने 30 तो मिनिमम स्कोर कर सकते हैं बाय कंप्लीटली सीइंग दीज 4 लेक्चर्स ओनली। इसके बाद अगर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उससे और 5 मार्क्स हो जाएगा। तो अगला 1-2 लेक्चर करने के बाद आप लोग इस टाइप के हो जाओगे कि खाली मेरे लेक्चर से ही आप पास हो पा रहे हो। बाकी आप लोग इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसका सारा प्रीवियस अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन करो। ये तो सिर्फ मैं सितंबर का दिखाया था, आप लास्ट कम से कम 15 अटेम्प्ट का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करो। बड़े बड़े जो क्वेश्चंस है 5 मार्क्स वाले वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 5 मार्क वाला क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उससे फॉर्मूला याद हो जाता है। तो अगर आप फॉर्मूला ऐसे ही ढंग से याद कर सकते हो तो बढ़िया है, वरना आपको एक बार 5 मार्क वाला क्वेश्चन कर लेना रिकमेंडेड रहता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी सेवा अगले लेक्चर में।